आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। आज का मेरा पूरा लेक्चर इस बारे में होने वाला है कि अल्केन की रिएक्टिविटी कैसी है, वो रिएक्शन करता भी है या नहीं करता है, और अगर करता है तो कौन से रिएक्शन करता है, और अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, क्या मैकेनिज्म है उसका। बात समझ आ रही है? आज का पूरा लेक्चर इसी हवाले से होने वाला है। कुछ बातें हम पहले से ही जानते हैं बच्चों, वो ये कि क्या अल्केन की रिएक्टिविटी कंपेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन, कंपेयर टू अदर कंपाउंड लो होती है या हाई होती है, पहले ये बता दो। लो होती है। कैसे पता? क्योंकि मैंने बताया था। ठीक है, और क्यों होती है ये भी बता दो। क्योंकि कार्बन और कार्बन के जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं मजबूत होते हैं, और साथ में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तो और ज्यादा मजबूत होता है, और जितना ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। वाई? बिकॉज मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस आर दी रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और रीअरेंजमेंट कब होगी? जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो अगर पुराना बॉन्ड तोड़ना, फॉर्मल जो बॉन्ड है उसके अंदर, जब वो टूटेगा और ज्यादा एनर्जी डिमांड करेगा तो वो रिएक्शन कैसा होगा? स्लो होगा। और अगर आसानी से टूट रहा है, कम एनर्जी मांग रहा है, तो मैं उसे क्या कहूंगा? इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। खैर, मैं आपसे कहूंगा कि अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, अमूमन ये रिएक्शन देते भी नहीं है, इसी वजह से इनका मैंने आपको एक और नाम बताया था, और वो नाम क्या है? पैराफिन। पैराफिन का मतलब बोलो? लिटिल एफिनिटी मींस, हाँ, क्योंकि लिटिल एफिनिटी को अगर मैं पूरा करूं तो मैं कहूंगा लिटिल एफिनिटी टूवर्ड केमिकल रिएक्शन। इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाते रिएक्शन करने के लिए ये, और क्यों नहीं उस पर मैं दोबारा बता चुका हूं आपको, मजबूत सिग्मा बॉन्ड और नॉन पोलर नेचर की वजह से। बट हालांकि कुछ तरह के रिएक्शंस ये दे देते हैं। किस तरह के रिएक्शंस देते हैं बेटा? अच्छा, एक चीज मैं और लिख देता हूं कि जो रिएक्टिविटी है, या फिर मैं कहूंगा कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रिएक्टिविटी। ठीक है, सिंस बॉन्ड एनर्जी हाई है तो रिएक्टिविटी भी कम होगी। एक बात तो ये हो गई। और मैं क्या कहूंगा आपसे? मैं कहूंगा कौन से रिएक्शंस दे देते हैं? सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा और बताया था मैंने, एलिमिनेशन कर लेते हैं, कंबशन भी कर लेते हैं। ऐसा ही है। सब्स्टिट्यूशन कई तरह से, मतलब कई तरह के सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन कर लेते हैं। और सब्स्टिट्यूशन से मुराद मैंने क्या बताया था आपको? करेक्ट रिप्लेसमेंट, के एक हटे और दूसरा उसके बदले आ जाए। और जबकि एडिशन मैंने क्या बताया था? कि सिर्फ एडिशन हो जाए, रिप्लेसमेंट ना हो। मतलब ये कि एलिमिनेशन में क्या होता है? दो सिग्मा बॉन्ड, ये बीटा एलिमिनेशन की बात हो रही है, एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही है। और अगर आप इसी को उलट कर लो तो वो एडिशन रिएक्शन बन जाएगा। मतलब एक पाई अगर दो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड, सिंस अल्केन डू नॉट possess एनी ऑफ द पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से ये एडिशन रिएक्शन कर नहीं सकता, हाँ एलिमिनेशन कर सकता। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो इन रिएक्शंस में से आज का जो हमारा मौजू है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेडिंग लगाइए बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो मैं क्या कहूंगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ एटम और ग्रुप। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप विद एनदर एटम और ग्रुप। ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल
लैंग्वेज में आपसे बात हो रही है यहां पर कि एक एटम या एटम के ग्रुप को हटाकर कोई दूसरा एटम या एटम का ग्रुप आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अल्केन की ही बात करता हूं। यहां पर लेट सपोज आपके पास ए लगा हुआ है, ठीक है, एंट्री हो जाए यहां पर बी की, ए बाहर चला जाए और इसकी जगह कौन आ जाए भाई? तो मैं इसे कहूंगा सब्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये कि ये आने वाला जो बी है ये क्या हो सकता है? ये तीन चीज हो सकता है, ठीक है। हाँ, इस स्पेसिफिक केस में क्या होगा मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं आपको। अगर इस बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ या ये बी इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ तो मैं इस बी को कहूंगा न्यूक्लियोफाइल। क्या कहूंगा मैं? न्यूक्लियोफाइल। किस केस में कहूंगा मैं बी को न्यूक्लियोफाइल? जब इस पर या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, ठीक है। अगर इस बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर मैं उसे कहूंगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अगर आने वाला बी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो फिर मैं उसे कहूंगा रेडिकल, या मैं कहूंगा फ्री रेडिकल। रेडिकल वैसे आयनिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं, उस पर मैं बात करता हूं, बट समझाना मैं ये चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल भी हो सकती है। सवाल ये कि अल्केन जो है, अल्केन ये किस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा या किस तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ने हैं, और ये अल्केन हाइड्रोकार्बन वाले अल्केन की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं कहूंगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हम किस तरह का सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? बात समझ आ गई? क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और अ ग्रुप विद अनदर एटम और ग्रुप। आने वाला एटम या ग्रुप न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है। अगर आने वाला ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है तो वो कंपाउंड में से किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है आप नया टीवी लेकर आ रहे हो और घर में वॉशिंग मशीन हटाकर टीवी रख दिया। नो, आप क्या करोगे? आप टीवी को हटाकर ही टीवी रखोगे, करेक्ट। मतलब जो रिप्लेसमेंट है वो वैसी ही होनी चाहिए। आने वाला अगर न्यूक्लियोफाइल है तो बाहर जाने वाला भी कौन होना चाहिए? आने वाला अगर न्यूक्लियोफाइल है तो बाहर जाने वाला भी कौन होना चाहिए? वही बोल दिया दोबारा, ओके चलो एक बार फिर से इलेक्ट्रोफाइल अगर आने वाला है तो निकलने वाला भी कौन होगा? ठीक है, बात समझ आ रही है कि आने वाला अगर फ्री रेडिकल है तो फिर रिप्लेसमेंट के बाद जो बनेगा वो भी क्या होगा? वो फ्री रेडिकल होगा। मतलब जो आएगा उसी तरह की चीज को रिप्लेस करेगा। बात समझ आ रही है? ओके चलो, ऐसा भी होता है ना घर में, मिसाल के तौर पर बर्तन आए और मोबाइल से रिप्लेस हो गया, नहीं होता कि मोबाइल रखो बर्तन धो, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, नहीं होता तो अच्छी बात है। खैर ठीक है, तो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट क्या ही अच्छा हो कि पहले मैं आपको यह बता दूं रेडिकल्स क्या होते हैं, है ना। रेडिकल्स क्या होते हैं वैसे 9th क्लास में हम पढ़ते हैं, लेकिन जाहिर है अभी तक याद थोड़ी ना होगा। तो मैं आपसे कहूंगा रेडिकल्स आर केमिकल स्पीशीज विच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड, अच्छा वैसे एक और मजे की बात बताते हैं आपको। बात किसमें हो? ऑड नंबर में हो, 1 3 5 7, समझ रहे हो। ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो गया? एक मिसाल मैं आपको देता हूं।
मुझे बताओ क्या इस Cl2 के पास इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में है या इवन नंबर में है? देख लेते हैं भाई, क्लोरीन किस ग्रुप का मेंबर है बेटा? आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो? 7 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि बॉन्ड करेगा एक और क्लोरीन के साथ जिसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 7। करेक्ट। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और 7 मिलकर कितने हो गए? 14। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 14। 14 क्या है बेटा? इवन नंबर या ऑड? अच्छा, वैसे मैं सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्यों काउंट कर रहा हूं? क्योंकि अंदर वाले तो ऑलरेडी इवन नंबर में होंगे, 2 और 8। खैर, तो फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं ये इवन नंबर है ऑड नंबर है, मैं कहूंगा Cl2 रेडिकल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं मैं आपसे कि अगर ये बॉन्ड टूट जाए, क्या हो जाए? बॉन्ड टूट जाए। अब टूटता भी 2 तरीके से है, वो भी समझो। टूटेगा भी 2 तरीके से, ठीक है। बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटा, किसी लिविस एसिड का इस्तेमाल किया हमने। लिविस एसिड से मुराद होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसकी वजह से क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा और टूटने के बाद ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले लेगा, ठीक है। जब ले लेगा तो क्या होगा? इसके ऊपर आ जाएंगे चार्जेस, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये हो जाएगा Cl प्लस और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? इतनी बात समझ आ रही है? इस तरह की क्लेवेज को, इस तरह के बॉन्ड क्लेवेज को जिसमें आपको आयोनिक रेडिकल हासिल हो, क्या हासिल हो? आयोनिक रेडिकल, आयंस आपको हासिल हो। इस तरह की बॉन्ड डिसोसिएशन को, बॉन्ड ब्रेकेज को हम कहते हैं हेट्रोलाइटिक। क्या? हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक क्लेवेज हुई है यहां पर। लेकिन अगर यहां पर अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन हो सूरज से आने वाली, तो वो भी इस बॉन्ड को क्या करेगी? ब्रेक करेगी। और ब्रेक कुछ इस तरह से होगा कि कोई एटम किसी और का इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा, जिसके बाद मैं कह सकता हूं कि 2Cl, 2 क्लोरीन के एटम हासिल होंगे। ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो ये और ये तो सेम हो गए ना, फिर साथ साथ इलेक्ट्रॉन, तो 2 करके मैंने लिख दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा? क्या कोई चार्ज आएगा? नो, क्योंकि किसी ने किसी के इलेक्ट्रॉन को लिया ही नहीं, ना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना गेन हुआ। तो ये बन गया न्यूट्रल केमिकल स्पीशी, जिसे मैं क्या कहूंगा? मैं इसे कहूंगा फ्री रेडिकल। दीज आर आयनिक रेडिकल्स, दीज आर फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल जब बनते हैं तो उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इस बॉन्ड क्लेवेज को हम कहते हैं होमोलाइटिक क्लेवेज ऑफ बॉन्ड। क्या कहते हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। तो एक बात मेरे समझ आ गई क्या, कि अगर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बॉन्ड कैसे टूटेगा? होमोलाइटिकली और हेट्रोलाइटिकली। वाई होमोलाइटिकली? बिकॉज इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल कब बनेंगे? जब बॉन्ड टूटेगा। कैसे? होमोलाइटिकली। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है यहां तक? कोई टेंशन, कोई सवाल नहीं? इलेक्ट्रॉन भी ऑड नंबर में है, काउंट कर लो। तो भाई सारे इलेक्ट्रॉन बनाने के बजाय हम इन सबको मिटाते हैं और ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब होता है फ्री रेडिकल। क्या मतलब होता है इसका? फ्री रेडिकल। क्या यहां तक मेरी बात समझ आ गई? अब आ जाएं हैलोजिनेशन पर, या हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन पर आते हैं। अरे हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। हैलोजिनेशन इटसेल्फ एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अच्छा, मीथेन की, ठीक है, मीथेन की हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
और कौन सा सब्स्टिट्यूशन बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इतनी बात समझ रहे हो? अब अगली बात भी समझो, क्या कि अगर हैलोजिनेशन में होता क्या है मैं बताना चाहूं तो मैं बताऊंगा कि इन हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन each of the 4 hydrogen atoms of methane is successively replaced by हैलोजन एटम। तो पूरे प्रोसेस की कहानी मैंने 2 लाइन में लिख दी, क्या कि हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन में मीथेन के पास कितने हाइड्रोजन है बच्चों? कितने हैं भाई? 4। ये 4 हाइड्रोजन सक्सेसिवली एक एक करके रिप्लेस कर दिए जाएंगे किसकी जानिब से? हैलोजन एटम की जानिब से। मतलब पहले एक H जाएगा, उसके बदले एक हैलोजन का एटम आएगा, फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, एक और हाइड्रोजन हटेगा, उसके बदले एक और हैलोजन आ जाएगा, और ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। वंस ऑल 4 हाइड्रोजन एटम्स हैज बीन रिप्लेस्ड, रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, अब सवाल ही कि रिएक्शन होगा कैसे, कैसे स्टार्ट होगा, कहां जाएगा, इस बारे में मैं यहां लिखना चाहता हूं। कॉपी कर लो, देन मैं मिटाकर आगे बढ़ता हूं। कॉपी कर लो तसल्ली से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और यहां तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो। RX रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म है ये, RX रिएक्शन। शॉर्ट में लिखा, टाइम बचा लिया मैंने। अब ये जो टाइम बचा है इसमें क्या करूंगा मैं? इस पार्ट को मिटा दूं। हैलोजिनेशन में हम मीथेन की क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, क्या करवा रहे हैं? क्लोरीनेशन से मुराद किसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा मैं? क्लोरीन के साथ करवाऊंगा। किसका रिएक्शन करवाऊंगा बेटा? मीथेन का, Cl2। ठीक है, अच्छा, और याद रखिएगा कि हैलोजिनेशन जो है, जब भी कभी अमूमन हैलोजिनेशन करवाई जाती है तो वो हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और वहां पर सनलाइट की जरूरत होती है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो होगा क्या? अच्छा, यहां पर अब देख लो, कॉपी करना छोड़ दो, मिटा नहीं रहा मैं कुछ। मैंने कहा सक्सेसिवली एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, किससे? हैलोजन से। तो क्या बनेगा बताओ, इस स्टेटमेंट से बताओ क्या बनेगा?
YCCl4, मैंने कहा एक एक करके, ठीक है, एक एक करके, एक हाइड्रोजन हटाओ CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन का एटम लगा दो CH3Cl। सवाल ही के सर यहां का Cl कहां गया, तो निकलने वाले हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ और क्या बनाया, HCl। अब दोबारा ये जो CH3Cl है ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल से, वही सनलाइट, एक हाइड्रोजन और कम करो Cl2 और एक और क्या बनेगा, सही है कोई मसला, CH2Cl2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, CHCl3 प्लस HCl, करेक्ट। उसके बाद क्या अब रिएक्शन मजीद आगे बढ़ पाएगा, नो, व्हाई, बिकॉज ऑल कार्बन आर सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन एटम। तो कितने तरह के प्रोडक्ट मिले आपको यहां पर, 4। नंबर 1 क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, अच्छा इस ट्राइक्लोरोमीथेन को ना क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, बायो के स्टूडेंट्स को पता होगा, मेंढक को बेहोश किया होगा इससे आप लोगों ने। और CCl4 इस कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन, आप कुछ भी लिख दो। मैं लिखता हूं टेट्राक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म की जो आयुपिक नेमिंग है वो ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई, ओके। तो यहां तक तो मेरे बात समझ आ गई कि रिएक्शन कुछ इस तरह से आगे प्रोसीड करेगा थ्योरेटिकली, ठीक है। और रिएक्शन कहां तक पहुंचेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने हैलोजन कितना यूज किया है, क्योंकि आप देख रहे हो हर एक स्टेप में एक नया हैलोजन का मॉलिक्यूल खर्च हो रहा है, करेक्ट। तो ज्यादा खर्च कौन हो रहा है, हैलोजन, करेक्ट। और अगर हैलोजन ज्यादा खर्च हो रहा है तो पहले खत्म भी होगा। इसी वजह से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो यहां पर क्लोरीन जो है वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। तो रिएक्शन की जो एक्सटेंट है वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं वैसे कि एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन is depend upon the amounts of halogen used। भाई रिएक्शन यहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि हैलोजन की मिकदार आपने कितनी यूज की है। कम यूज करोगे तो क्या ऐसा होगा, नहीं। तो कल को अगर मैं एमसीक्यूज में पूछ लूं, बल्कि छोड़ा भी से क्यों बताऊं, इतना बता दिया काफी है, ठीक है। तो फिलहाल यहां तक आपके बात समझ आ गई, हर एक जुमला जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब समझ आ रहा है। मैंने शायद किसी क्लास में आपसे कहा था कि मतलब समझ आने के 2 मतलब होते हैं, एक तो जो मैं उर्दू बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है, और दूसरा जो असल मकसद होता है मेरा वो ये कि उर्दू तो समझ आ रहा है लेकिन उस बात का मतलब क्या है कि अगर मैं कह रहा हूं कि एंड प्रोडक्ट इस बात पर डिपेंड करेगा कि हैलोजन आपने कितना यूज किया, एक तो ये समझ आ गई। दूसरा अगर मैं टेक्निकली आपसे पूछ लूं कि क्या CCl4 बनेगा या नहीं बनेगा, ये चीज किस पर डिपेंड करेगी। अगर मैं हैलोजन को लिमिटेड यूज करूं तो क्या तमाम के तमाम मीथेन मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, नहीं। आ रही है बात समझ में, चलो खैर, ये तो मैंने एक रिएक्शन की बात कर ली थ्योरेटिकली।
या मैं कह सकता हूं हाइपोथेटिकली, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि रिएक्शन असल में कैसे प्रोसीड करेगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड नहीं टूटेगा। और अगर आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने इस टॉपिक के बारे में क्या बताया था कि पेपर में लॉन्ग में आता था और आ सकता है। तो अभी ये एक ही टॉपिक चल रहा है, अब मैं चलूंगा किसकी तरफ, मैकेनिज्म की तरफ। जी सर। टेट्राक्लोरोमीथेन मैंने क्यों लिखा है ये पूछ रहे हो? क्योंकि ये टेट्राक्लोरोमीथेन है इसलिए। चलो इसकी आयुपेक नेमिंग बता दो फिर। वाई कार्बन क्लोराइड। आईयूपीएसी कैसे करते हो? एक कार्बन को क्या कहते हैं? मिथ। कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं आपके पास? 4, और चारों कौन है? क्लोरो। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले, टेट्रा क्लोरो, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो मीथेन ही लिखोगे ना आप। ऐसा ही है, ओके। ऐसे एक कंपाउंड आईयूपीएसी के वक्त मैंने आपको लिखवाया था, ट्राइब्रोमो फिनाइल मीथेन, ऐसे समथिंग कुछ ऐसा कंपाउंड था, याद आया? वहां भी एक कार्बन था, उसे भी मीथेन लिख रहे थे हम, ठीक है। तो मीथेन CH4 है, बिल्कुल है, लेकिन आईयूपीएसी में एक कार्बन जिसने तमाम बॉन्ड सिंगल बनाए हो उसे भी आप मीथेन ही कहोगे। अब मैं चल रहा हूं किसकी तरफ? बोलो भाई। मैकेनिज्म का मतलब, मैकेनिज्म से मुराद होता है हाउ रिएक्शंस आर एक्चुअली अकर्ड। रिएक्शन दरअसल हुए कैसे, बॉन्ड किसका टूटा, किसके साथ बना, ठीक है, कितने स्टेप्स में कंप्लीट हुआ, ठीक है, मैकेनिज्म। जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकालते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म क्या है बेटा? यहां पर हम कहेंगे, क्या कहेंगे? भाई मैकेनिज्म में ये बात हम सीखेंगे कि हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन जो है असल में ये एक फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है और ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। होता कैसे है, रिएक्शन शुरू कैसे होता है? 3 स्टेप्स हैं बेटा इसमें। नंबर 1 इज इनिशिएशन। पहला स्टेप इनिशिएशन। कुछ और पढ़ेंगे इसे? नहीं, तो यही पढ़ो फिर, शर्मा क्यों रहे हो? इनिशिएशन, ठीक, किसी चीज का आगाज होना। तो याद रखिएगा कि हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन इज इनिशिएटेड बाय द होमोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या कहा हमने? क्या कहा? रिएक्शन is initiated by homolytic dissociation of chlorine molecule into chlorine free radical in the presence of sunlight और UV रेडिएशन। सूरज से कई तरह की रेडिएशन आती है ना, पता है आपको? यूवी भी होती है, उसमें विजिबल भी होती है जो हम देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं, IR भी होती है और एक्सरेज भी होती हैं। खैर, यूवी जो कि हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन होती है, क्या करती है? वो क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ देती है
ये जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है बच्चों Cl2, सनलाइट यूवी रेडिएशन इस बॉन्ड को तोड़ देती है और तोड़कर क्या बना देती है, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स। है कि नहीं भाई? ऐसे ही है। आपने क्या किया, आपने मीथेन को लिया, उसमें क्लोरीन को मिलाया, सनलाइट में रख दिया। अगर सनलाइट में नहीं रखोगे तो क्या ये रिएक्शन नहीं होगा? नहीं होगा। उसके बदले फिर आपको कैटलिस्ट यूज करने पड़ेंगे, परऑक्सी एसिड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, 100 डिग्री तक गर्म भी करना पड़ेगा, हो तो जाएगा। बट हाँ, सनलाइट में भी आप इसे करवा सकते हो बिना किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल किए। तो हमने क्या किया, मीथेन को लिया, क्लोरीन मिलाया, धूप में रख दिया, रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और रिएक्शन शुरू कहां से होगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल का क्लोरीन के फ्री रेडिकल में बनने से रिएक्शन शुरू होगा। कोई सवाल होना तो चाहिए सवाल, मैं तो अपने टीचर से पूछ लेता, इसलिए मुझे कभी कभार टीचर क्लास से निकाल देते थे। ये नहीं मिटाऊं? ओके। क्या सवाल होना चाहिए यहां पर? देखो भाई जब मैं खुद सवाल पूछूंगा तो फिर आपसे जवाब मांगूंगा मैं, तो कोई सवाल है, अभी भी टाइम है, पूछ लो। या क्या पता आपको जवाब पता हो। भाई हमने तो मिक्स 2 केमिकल को किया था, मीथेन और, तो सनलाइट ने इसके बॉन्ड को क्यों तोड़ा, इसके बॉन्ड को क्यों नहीं तोड़ा भाई? आसान से जवाब क्या होना चाहिए इसका? क्योंकि Cl2 का बॉन्ड कमजोर होता है, CH4 के अंदर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड मजबूत होता है। तो अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करो तो सबसे मजबूत बॉन्ड होगा कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, उससे वीक कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, और यहां पर सबसे वीक जो बॉन्ड है वो कार्बन और क्लोरीन का होगा, ठीक है। ये 360 तक जाता है आई गेस, ये 420 किलो जूल पर मोल तक जाता है, और ये 338 पे ही आई गेस टूट जाता है। मतलब सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी है? कार्बन क्लोरीन। वाई? क्योंकि क्लोरीन का एटम यहां पर सबसे बड़ा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और कार्बन। जितना बड़ा एटम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड उतना कमजोर होगा, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है कि यूवी रेडिएशन जो है वो मीथेन के अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ना तोड़कर क्लोरीन और क्लोरीन के बॉन्ड को क्यों तोड़ती है? समझ गए? क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी, सॉरी, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। टूटने के बाद क्या बनेगा? तो रिएक्शन कहां से शुरू होगा, ये बात समझ आ गई। अब आगे कैसे बढ़ेगा, प्रोपागेट कैसे करेगा, स्टेप नंबर, और स्टेप नंबर 2 जो है वो हमेशा दूसरा स्टेप होता है। क्या बात कर दी मैंने, जिसे हम कहते हैं प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन भी कह सकते हैं, जस्ट प्रोपागेशन भी कह सकते हैं। प्रोपागेशन किसी चीज का फैलना। क्या हो रहा है देखो, अब ध्यान से बात समझो। अगर कोई रेडिकल है, अगर कोई चीज रेडिकल बन गई है, फ्री रेडिकल बन गई है, भाई फ्री रेडिकल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, दे आर हाईली रिएक्टिव, भाई फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्शन करना चाहते हैं ये, ठीक है। और एक और बात याद रखना, तो यहां पर हुआ क्या, H बाहर निकला, और अभी जरा देखो कार्बन के अतराफ में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 8। 4 कार्बन के और 4 जो उसने हाइड्रोजन से लिए हैं, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां पर भी होमोलाइटिकली ब्रेक हो रहा है कार्बन से, तो क्या कार्बन के ऊपर कोई चार्ज आएगा? नहीं। क्या हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज आएगा? नहीं। वाई? बिकॉज बॉन्ड होमोलाइटिकली टूट रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जा रहा है। तो H और Cl मिलकर क्या बनाएंगे? HCl, और पीछे क्या बच जाएगा? वो कार्बन जिसके अराउंड 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनाइए। तो क्या इसे मैं CH3 करके ऊपर एक नॉट इस तरह लगा दूं? ये क्या बन गया? ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बन गया?
अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है, आपको क्या लगता है ये सुकून से बैठेगा? वाई? बिकॉज ये फ्री रेडिकल है, दिस इज आल्सो हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, ये भी रिएक्शन करना चाहेगा। तो मिक्सचर के अंदर मौजूद क्या सिर्फ क्लोरीन का एक ही मॉलिक्यूल था? नहीं, और भी मॉलिक्यूल होंगे। तो ये मिथाइल का फ्री रेडिकल अटैक करेगा क्लोरीन के दूसरे इस मॉलिक्यूल पर नहीं जो टूट गया, इस पर नहीं, क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। यहां से क्लोरीन को बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा? CH3Cl, और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। बात समझ आ रही है? क्या हुआ यहां पर? क्या हुआ यहां पर? यहां पर फ्री रेडिकल कंज्यूम भी हुआ, फ्री रेडिकल कंज्यूम होकर मॉलिक्यूल भी बन रहा है, और बदले में एक रेडिकल बना भी रहा है। मतलब इस स्टेप के अंदर कंजम्पशन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल हो रही है, कि इस स्टेप में फ्री रेडिकल बन भी रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है। इसका मतलब देयर इज नो नेट इंक्रीज और डिक्रीज in the number of free radicals। मैं आपसे पूछूं यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर क्या हो रहा था? रेडिकल की तादाद में इजाफा हो रहा था। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेडिकल। मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेडिकल। मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? रेडिकल। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा? नेट इंक्रीज दिखेगा, नेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, यहां पर क्या हो रही है बेटा? कंजम्पशन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब एक और बात मुझे बताओ, ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना है ये क्या करेगा? ये दोबारा रिएक्शन करेगा, और ये जो पहला वाला रिएक्शन था ना, इस रिएक्शन को रिपीट करेगा, और इस रिएक्शन के रिपीटेशन की वजह से दोबारा क्या बनेगा? मिथाइल फ्री रेडिकल, और बनने वाला मिथाइल फ्री रेडिकल इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से रिपीट करेगा। दोबारा से क्या बनेगा? क्लोरीन का फ्री रेडिकल वो मीथेन के तीसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा। मिथाइल फ्री रेडिकल अगेन क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा किसी दूसरे पर, फिर से क्या बनेगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये साइकिल चलता रहेगा। बात समझ आ रही है? कब तक? जब तक कि फ्री रेडिकल खत्म ना हो जाए। बात समझ आ रही है? तो इसी वजह से हमने क्या लिखा? ये एक चेन रिएक्शन है। ये क्या है? और कब तक ये चेन चलेगा बताओ जरा? कब तक चलेगा? जब तक फ्री रेडिकल खत्म ना हो जाए। तो क्या किसी के जहन में ये सवाल आ रहा है कि सर जब रेडिकल इतने ही ज्यादा रिएक्टिव है तो भाई आपस में रिएक्शन कर लो? तो आपकी बात मान लेते हैं वो, ठीक है, और आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। इस स्टेप को हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन, या फिर आप टर्मिनेशन स्टेप भी कह सकते हो इसे, जहां पर क्या होता है? फ्री रेडिकल्स रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और क्या बना लेते हैं? और अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर क्या होगा? नेट इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट, तो मैं यहां पर कहूंगा नेट डिक्रीज। डिक्रीज क्यों कह रहा हूं? इन द नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये काम कैसे होगा बेटा? रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे। क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो सकता है, और क्या बना लेगा? Cl2। इसी तरह क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिथाइल के फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा? CH3Cl। बिल्कुल इसी तरह मिथाइल रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा? C2H6। आहिस्ता आहिस्ता रेडिकल कम होते जाएंगे, और ये जो चेन रिएक्शन था ये अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आ गई? क्या बात समझ आ गई कि असल में हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन होता कैसे है, कितने स्टेप्स में होता है, किस स्टेप में क्या हो रहा होता है, और क्या हो रहा होता है। बात समझ आ गई? कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लो।
ये पूरा सवाल लॉन्ग में आता है, नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वहीं से याद करना। क्या चीज होगा? हाँ, एकदम से तो खत्म नहीं होंगे ना। अगर एक कंटेनर के अंदर अरबों खरबों मॉलिक्यूल हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब एकदम से एक साथ ही कंबाइन हो जाए? नहीं। जो कंबाइन नहीं हो रहे होंगे वो कर रहे होंगे।